गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास केमिस्ट्री में हमारा लास्ट चैप्टर बचा हुआ है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसको हमने स्कूल में स्टार्ट किया था। और आपको स्टार्टिंग में जो कार्बन है और उनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें बॉन्डिंग के टाइप पढ़ाए थे कि किस तरह से कार्बन जो है वो बाकी एलिमेंट्स के साथ, बाकी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनके साथ किस तरह से मॉलिक्यूल बनाता है, किस तरह से इसके कंपाउंड बनते हैं। तो मैंने आपको बॉन्डिंग बताई थी। जब आपने मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर आपको एक तरह का बॉन्ड बनाना सिखाया गया था जिसका नाम था आयनिक बॉन्ड। क्या होता था, कोई एक रिवीजन आपको एक बार दे देते हैं। जैसे फॉर सपोज एक मेटल जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन देने की, और एक नॉन मेटल जिसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, तब क्या होता है? तब ये होता है कि जो मेटल होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको डोनेट कर देता है। जैसे यहाँ पर सोडियम का केस है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इसे कोई नहीं देगा। कौन होगा जो इसे 7 इलेक्ट्रॉन देगा आकर के? तो इसने दूसरा तरीका निकाला। इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जैसे ही ये सोडियम अपना ये वाला एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सी हो जाएगी, ये वाली, और इसमें पहले से ही ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसी तरह से जो मेटल्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट को डोनेट कर देते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर रहे हैं लेगा कौन? ये इलेक्ट्रॉन वो लेगा जिसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की है। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसकी होती है? नॉन मेटल की होती है। तो यहाँ फॉर सपोज हमने एक नॉन मेटल ले लिया, क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,8,7। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है भाई, एक इलेक्ट्रॉन तो हम किसी से ले सकते हैं लेकिन 7 तो नहीं ले सकते थे। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन को दे दिया। तो यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। तो Na के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर Na के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और वहीं पर Cl के देखिए, Cl के पास पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो Cl ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो Cl के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो तरह के आयन बन जाते हैं। अब ये एटम नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बाद यानी एक्सेप्ट और डोनेट करने के बाद ये क्या बन गए, आयन बन गए। जहाँ पर Na के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज हुआ उसे हमने कहा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये जो बॉन्ड बन रहा है, जो अट्रैक्शन अराइज हो रहा है वो आयन्स के बीच में हो रहा है। तो ये आयनिक बॉन्ड था जो हमने पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल में। बट क्या हो अगर जो रिएक्ट करने वाले दोनों एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हो? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि दो मेटल आपस में एक दूसरे के सामने आ गए, माने इधर भी सोडियम है, इधर भी सोडियम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी भी टेंडेंसी 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की है, इसकी भी टेंडेंसी अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्टेट कंप्लीट करने की है। ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे फॉर सपोज, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, क्योंकि अगर ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। या मान लीजिए कि ये दोनों, चलिए क्या करें, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर कर लें। कहते हैं ऐसा है, तुम्हारे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों लोग अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। क्या शेयर करने के बाद भी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। क्यों? अगर दोनों शेयर भी करेंगे तो इस सोडियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 2। क्यों? इसके पास 1 पहले से था, इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास 2 हो गए, इसने इसका 1 शेयर कर लिया तो इसके पास टोटल 2। लेकिन फिर भी इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। यानी जो मेटल है वो आपस में एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। एक मेटल और एक नॉन मेटल तो बना सकता है। अब बात करते हैं कि क्या हो जब एक नॉन मेटल और नॉन मेटल, जिनमें दोनों की ही टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, और वो एक दूसरे के सामने आ गए। तो यहाँ पर हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 2,8,7।
इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन। पहली कंडीशन देख लेते हैं कि दोनों के पास जब 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7, तो पहले तो ये हुआ कि चलो ऐसा करते हैं, क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन क्या करे, मान लेते हैं अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके पास पहले कितने थे? 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जब ये इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास पहले 7 थे, एक चलेगा तो अब इसके पास कितने बचे? 6। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा? नहीं। यानी कि जब दो नॉन मेटल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सेप्ट और डोनेट करने की इनकी टेंडेंसी नहीं होती, दोनों की ही टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की है। तो फिर ये कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें? तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला। इन्होंने क्या कहा कि हम लोगों को जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है हम लोग अपना आपस में उतने उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन, और इस क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बना लिए। फिर इसके बाद इस क्लोरीन एटम ने क्या किया, अपने 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ साथ इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर कर लिया। और इस वाले क्लोरीन एटम ने 2 2 4 2 6 1 7 अपने 7 इलेक्ट्रॉनों के साथ इस वाले क्लोरीन एटम का ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो यहाँ पर अब इसके पास पहले 7 थे, जब इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके पास पहले 7 थे, इसने भी इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनका ऑक्टेट क्या हो जा रहा है? कंप्लीट हो जा रहा है। और जब ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम यहाँ पर है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि अब ये आयन नहीं बन रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई उसका नाम पड़ गया कोवेलेंट बॉन्डिंग। यही है हमारा टॉपिक जो हमें समझना है। तो यहाँ पर क्लोरीन ने क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड बना इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या कहते हैं? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर दो एटम आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो बनता है डबल बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 एटम 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या है देख लेते हैं। जैसे फॉर सपोज कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, 2, 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, ये कार्बन एटम लिया और ये दूसरा कार्बन एटम, मान लीजिए दोनों को, भाई इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। भाई इसके पास भी 4 थे, इसके पास भी 4 थे, इन चारों को क्या कर दो, ऐसे सामने रख के यहाँ पे शेयरिंग करा दो। ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता, ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता, और इस तरह से इनके बीच में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होने की वजह से 4 बॉन्ड बन जाते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जब 2 एटम 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक ही प्लेस पर आपस में शेयर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इनके बीच में अराइज हो जाता है रिपल्शन। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन था, चलो मानो 2 इलेक्ट्रॉन थे 3, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है और वो चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने आपस में इन दोनों ने शेयर कर लिए। तो उस कंडीशन में जो रिपल्शन है वो इन दोनों के अट्रैक्शन से क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड है बनते ही टूट जाता है। इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन 2 एटम आपस में शेयर नहीं कर सकते। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं डबल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल। जैसे फॉर सपोज हमने ले लिया ऑक्सीजन का एग्जाम्पल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। दोनों को यहाँ पर, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोशन में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो मान लीजिए कि एक ऑक्सीजन एटम ये है, एक ऑक्सीजन एटम ये है, 2 2 4 2 6।
इसके पास भी 2 2 4 और 2 6। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करे, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसने क्या करा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो 6 इसके खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर किए, कितने हो गए टोटल इस ऑक्सीजन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन। जब इसने इसके 2 शेयर किए तो ये भी इसके कितने शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि शेयरिंग जो है यहाँ पर वो इक्वल लेवल पे होती है। तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स अराइज होगा उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो बॉन्ड क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन का एग्जांपल लें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहिए कितने, 3 इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है। चलो भाई यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम लिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5। इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो इसने क्या किया, अपने सामने वाले नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इस नाइट्रोजन ने क्या किया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। तो अब इन दोनों के बीच देखिए, 5 पहले से थे, 3 इधर से लिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। 5 इधर पहले से थे, 3 तो 5 थे, 3 ले लिए, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा एग्जाम्पल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग का। यहाँ पर क्लोरीन का जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। ये जो आप यहाँ पर बॉन्डिंग देख रहे हैं, ये सब होमो एटॉमिक है, माने कि सेम एटम है। एक आपको हेट्रो एटॉमिक, मतलब जिसमें अलग अलग टाइप्स के एटम आएंगे, उस तरह की बॉन्डिंग मैं करके दिखा देता हूँ, तो प्रैक्टिस करने में आपको आसानी होगी। फॉर सपोज हमने ले लिया C2H2, ये मॉलिक्यूल बनाना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन है और इनमें बॉन्डिंग करानी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप वही है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1। हाइड्रोजन को तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कार्बन को क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ, हाइड्रोजन हमारे पास हैं भी 2। फॉर सपोज एक कार्बन हमने ऐसे रख लिया, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं। तो हमने एक कार्बन लिया और इसके दोनों तरफ क्या कर दिए, ये हाइड्रोजन एटम लगा दिए। तो भाई हाइड्रोजन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो कार्बन इसके साथ क्या कर लेगा, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 2 बॉन्ड बना लेगा, तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से। इसके पास पहले से ही कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 मिल गए, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। और क्या यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन का यूज़ आया, नहीं आया। चलो हम कह रहे हैं कि दूसरा वाला कार्बन हमने यहाँ लगा लिया और इस कार्बन के साथ ये क्या कर ले, अपन ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ 2 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, शेयर कर ले। तो इसके पास इसने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया, तो चलो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, सिर्फ 2 बॉन्ड, यानी इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से मिल रहे हैं। तो इसके पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इस कार्बन से मिल गए, कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते। बॉन्डिंग का जो कंडीशन है वो यही है कि जितने भी एटम्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर इसमें क्या करेंगे हम, हमें पता है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो हमने ये 2 कार्बन एटम लिए, एक हाइड्रोजन इधर रखा, एक हाइड्रोजन इधर रखा। C2H2 का मॉलिक्यूल हमें बनाना था, यहाँ पर 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो HCCH। अब ये हमने बना लिया यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें बनाने हैं क्या, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो हमने इधर कितने इलेक्ट्रॉन बना लिए इसके, 1। बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए इस साइड। सेम कंडीशन इस कार्बन के साथ है, ये भी इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो हमने यहाँ पर 1 बना दिए और 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए इधर। अब ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यूप्लेट पूरा हो गया।
यहाँ पर हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, इसने इसके साथ शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ड्यूप्लेट पूरा। अब इस कार्बन की बात करते हैं। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से शेयर कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन से उसका एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसके पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अभी भी इसको कितनों की ज़रूरत है? 3 की। क्या करेगा? इधर वाले कार्बन से इसके 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस कार्बन के शेयर करे, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन का शेयर किया। तो अब इसके पास टोटल काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट। अब इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर किए। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन इनके साथ जब शेयर करेगा तो देखो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 1 2 2 3 5 5 3 8। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। तो स्ट्रक्चर क्या बना देखो, कार्बन ने यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा C2H2 का स्ट्रक्चर। ये है हमारा हेट्रो एटॉमिक है। हेट्रो एटॉमिक मतलब अलग अलग एटम्स आकर यहाँ पर बॉन्ड जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है कोवेलेंट बॉन्डिंग के, जो कि पाई जाती है कार्बन में। और कार्बन जो है, कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है? क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ना तो किसी को दे सकता है ना ही किसी से ले सकता है। भैया 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो खुद के पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। और कौन ऐसा एटम है जो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन देगा करके? एक दूसरा ही कार्बन एटम तो हो सकता है। तो हमने यहाँ पर वो भी करके देख लिया कि 2 कार्बन एटम आपस में 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को दे ले भी नहीं सकते। तो कार्बन एक ऐसा एटम होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास लेने और देने की जो टेंडेंसी होती है वो तो आई नहीं, एक ही चारा बचता है। क्या करे? अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो है उनको शेयर करे दूसरों के साथ, और शेयर करके जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो कार्बन है वो दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है और अपने ऑक्टेट को क्या करता है? कंप्लीट करता है। और उससे जो कंपाउंड बनते हैं कार्बन के, उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल आपके यहाँ, जैसे ये एक कार्बन का कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। इस तरह से और भी एग्जांपल आपकी बुक में दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद कोई भी डाउट आता है, किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। अब इसके बाद हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से हमारा मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। ये भी आपके चैप्टर का ही एक पार्ट है, लेकिन ये बॉन्डिंग थी। अब स्टार्ट करते हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड में हमें और क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले तो कार्बन के बारे में पढ़ना है कि कार्बन आखिर क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कार्बन हमारे आसपास किस फॉर्म में पाया जाता है और क्यों आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका एक अलग चैप्टर बनाया गया। और दूसरा, इससे बनने वाले जो कंपाउंड हैं, कार्बन जो है कंपाउंड जो बनाता है, आखिर उन कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस तरह से हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक कि आखिर कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होती है। इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। टेट्रावैलेंट एटम होता है। इसका एटॉमिक मास कितना होता है, यानी मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? क्लास 9th में आपको आइसोटोप्स के बारे में पढ़ाया गया होगा। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो तो सेम होता है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनके जो मास नंबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। एक पाया जाता है C612, यानी कि एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा लेकिन मास नंबर यहाँ पर 12 है, तो ये पहला आइसोटोप है C612। दूसरा जो आइसोटोप पाया जाता है कार्बन का वो है C613, यानी एटॉमिक नंबर अभी भी 6 है लेकिन मास नंबर कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। और तीसरा जो आइसोटोप पाया जाता है कार्बन का वो है 6C14। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 6 रहता है लेकिन जो मास नंबर है वो 14 हो जाता है। और मास नंबर 14 होने की वजह से
ये एक रेडियो एक्टिव एटम बन जाता है। रेडियो एक्टिव एटम्स उन एटम्स को कहा जाता है जो एनर्जी को एब्जॉर्व करके, जैसे हीट एनर्जी या सन एनर्जी या किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्व करके रेडिएशन एमिट करते हैं, रेडिएशन निकालते हैं, और ये हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल होते हैं। इसका जो यूज़ है C14 का, वो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। जो लोग सोशल पढ़ते होंगे, सोशल जिन्हें अच्छी लगती है उन्हें ये वर्ड पता होगा। जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, वो जो पुराने समय के सामान हैं, जैसे पेड़ की उम्र निकालनी है, मतलब ट्री की एज निकालनी है, या किसी भी सब्सटेंस की एज निकालनी है, तो उसमें इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग का, जो हमें किसी भी चीज़ की उम्र बताने में हेल्प करती है। यूट्यूब पर इससे रिलेटेड, गूगल पर आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हमारा पार्ट नहीं है सिलेबस का, बट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो कार्बन जो एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी 4, टेट्रावैलेंट एटम है, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। इसके 3 आइसोटोप्स हमारे आसपास पाए जाते हैं, एक 6C12, 6C13 और तीसरा 6C14। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद चलते हैं कि कार्बन हमारे आसपास किन किन रूपों में पाया जाता है। तो कार्बन की जो अलग अलग फॉर्म्स हैं जिनमें कार्बन हमारे आसपास पाया जाता है, तो जब कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म्स में, मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सब तो सेम होंगी, क्योंकि ये सेम एलिमेंट की ही अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप हैं, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं एलोटॉप्स। ये जो एलोट्रॉप्स होते हैं हमारे, ये एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जिन रूपों में, जिन फॉर्म्स में वो एलिमेंट हमारे आसपास पाया जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं। तो कार्बन जो है वो हमारे आसपास 2 मेन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक फॉर्म है इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, और दूसरी फॉर्म है इसकी नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। यानी कि एक तो क्रिस्टलाइन के क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, और दूसरे जो सब्सटेंस होंगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होंगे। तो एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में कि आखिर क्रिस्टल क्या होते हैं और नॉन क्रिस्टल कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो क्रिस्टल्स होते हैं, आपको पता है कोई भी सब्सटेंस बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो क्रिस्टल में ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये एक फिक्स्ड पोजीशन पर, एक फिक्स प्लेस पे पाए जाते हैं। इसीलिए किसी भी सब्सटेंस के जो क्रिस्टल होते हैं उनका अपना एक फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स साइज होता है। तो क्रिस्टल जो होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा फॉर्म है जिनमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स्ड प्लेस पर पाए जा रहे हैं, और इस वजह से उनका शेप और साइज क्या होता है? फिक्स होता है, और इसीलिए इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के, वो एट रैंडम किसी भी प्लेस पर पाए जा सकते हैं, मतलब इनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। इसीलिए जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं इनमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता है, कोई परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं होती, कोई परफेक्ट शेप नहीं होता है। एक बहुत छोटे से कॉमन एग्जाम्पल से मैं बताऊँ कार्बन के जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कार्बन की डायमंड। देखा होगा आपने, डायमंड का अपना एक शेप होता है कुछ इस तरह से। इस तरह से डायमंड जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, शेप होता है डायमंड का, फिक्स होता है। लेकिन दूसरा जो इसका नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन का, वो ले लीजिए कोयला। देखा होगा आपने, कोयला भी क्या होता है? कार्बन होता है। तो ये जो है ये नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो कार्बन जो है वो मेनली हमारे आसपास 2 फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ये दोनों ही जो हैं कार्बन के क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब कोई एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसकी फिजिकल स्टेट सेम हो लेकिन उसकी फॉर्म्स अलग अलग हों, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो अलग अलग होगी, तो ऐसी जितनी भी उसकी फॉर्म्स होती हैं उनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। कार्बन के एलोट्रॉप 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में, एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें जो एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं कार्बन के, एक है डायमंड, दूसरा पढ़ना है हमें ग्रेफाइट, और तीसरा इसी में आता है फुलरीन्स, जिसका पूरा नाम बकमिंस्टर फुलरीन है। तो ये 3 इसके जो हैं एलोट्रॉप हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में। नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में कई हैं, जैसे कोल है,
लैम्प ब्लैक है, मतलब जब लैम्प जलाते हैं, जब मिट्टी का तेल वगैरह है, लकड़ी वगैरह जलाई जाती है, तो जो काला धुआं निकलता है, काले जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जिसका यूज़ हम पॉलिश वगैरह बनाने में करते हैं, लैम्प ब्लैक है, कोयला है, ये सब इसके नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ओके क्लास, थैंक यू।